जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछला जो वीडियो था इस मॉडल पेपर का, उसमें हम लोग 1 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, लेकिन उसमें कुछ ऑडियो जो है इशू आ गया था, ध्यान रखिएगा। और उस ऑडियो इशू की वजह से थोड़ा सा हम इस 18 नंबर क्वेश्चन को भी पूरा नहीं कर पाए थे, और इसके कारण पीछे था, ध्यान रखिएगा कि ये जो है कंप्यूटर ही शट डाउन हो गया था पावर कट की वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, 18 नंबर क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इसके बाद आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सब भी इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। और आज मैथ का जो है ये मॉडल पर जो है ना, ध्यान रखिएगा, इसमें मैथ का 2 नंबरिया वाला जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग इसमें क्लियर कर जाएंगे, यानी कि आप लोग का 30 नंबर तक क्वेश्चन इसमें खत्म कर देंगे। बाकी जो 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है 8 गो, उसको हम एक वीडियो में कवर करेंगे, और ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो होगा वो भी एक वीडियो में कवर होगा। आप लोग को ये सब वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जा करके प्लेलिस्ट में देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा क्या कर रहा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन जो है लिख लेने के बाद देखिए क्या कर रहा है, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाले, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, ध्यान रखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास जो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि व्यास अगर 14 सेंटीमीटर दिया हो तो आप जो है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? तो आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है उसको पहले लिखना जरूरी है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोले का, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे अर्ध ऐसे लिखा तो ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे किताबों में ऐसे भी अर्ध लिखता है, ध्यान रखिएगा, अर्ध गोले ऐसे भी लिख देता है, ध्यान रखिएगा। तो अर्ध गोले का व्यास कितना दिया जी? तो व्यास को हम लोग पता है कि डी मानते हैं, तो यहाँ पे कितना दिया जी? 14 सेंटीमीटर दिया, तो हम लोग 14 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे त्रिज्या कितना हो जाएगा इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। त्रिज्या जो है आर होता है, वो क्या चीज है? व्यास का आधा होता है। आप सभी लोगों को ये बात पता है, ठीक है, कि त्रिज्या क्या होगा जी? व्यास का आधा होता है, और वहीं व्यास का होता है तो त्रिज्या का दुगुना होता है। ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखिए, यानी कि जो डी का वैल्यू होता है वो 2 आर के बराबर होता है, वहीं जो आर का वैल्यू होता है वो डी का आधा होता है, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र जो है तो एक ही, ध्यान रखिए, लेकिन एक सूत्र में व्यास का मान ज्ञात करना है, दूसरे सूत्र में त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर त्रिज्या का मान आपको ज्ञात करना हो तो व्यास का हमेशा आधा कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी का जो वैल्यू है वो 14 दिया हुआ है, और यहाँ पे बट्टा में जो है 2 है, तो 14 को अगर 2 से विभाजित करते हैं तो कितना आ जाएगा जी? 7 आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो यहाँ पे बात पूछा है उसका सूत्र हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सीएसए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे जी? अर्धगोले का, यहाँ पे लिख लेंगे अर्ध गोले का, इसको इंग्लिश में हेमीस्फीयर बोलते हैं, ध्यान रखिए। अर्धगोले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेमीस्फीयर बोलते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखिए, यानी कि सीएसए, क्या चीज बोलते हैं इसको? सीएसए बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका सूत्र क्या होता है? तो आप लोगों को पता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। कई बार जो है पाई लोग ऐसे लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे मत लिखिएगा, थोड़ा सा इसको जो है बदलने का प्रयास कीजिए। ये ऐसे होता है कुछ पाई, ठीक है, ध्यान रखिए, ये कुछ पाई ऐसा होता है, यानी कि दोनों जो है एक जगह से नहीं निकलता, थोड़ा सा अलग अलग से निकलता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पाई आप लोग लिखने का जो है सही तरीका थोड़ा सा सीख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में काफी विद्यार्थी जो है गलत करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख लेंगे। पाई का मान आप सभी लोगों को पता है कि 22/7 होता है, तो 22/7 रख लेंगे, क्योंकि जब तक नहीं कहेगा ना 3.14 रखने के लिए, तब तक आपको 22/7 का ही प्रयोग करना है। अगर सवाल में कहता है 3.14 का प्रयोग कीजिए, तो उस समय पाई का वैल्यू जो है 3.14 प्रयोग कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी हिंट्स देता है डाटा हिसाब से, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे व्यास जो है 14 दिया है, यानी कि 7 से कटने वाला डाटा है, ध्यान रखिएगा। तो इस समय जो है पाई का मान जो है 22/7 ही रखेगा, क्योंकि नीचे आधार 7 है तो 7 से कटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हिंट्स दे दे 7 से कटने वाला डाटा दे दे, ध्यान रखिए, तो उस समय जो है 22/7 एकदम रखना अनिवार्य होता है, आप लोग उस समय रखिएगा। यहाँ पे देखिए आर का जो मान है वो 7 है, तो यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको बस सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 गुने 22 यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 7 का 2 बार गुना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग कटाने का प्रयास करेंगे तो देखिए 1/7 से आप लोग 1/7 विभाजित कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर आंसर? तो आप लोग देखिए यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे बचेगा 22 बचेगा, नीचे का 7 और 1/7 ये वाला जो है खत्म हो चुका है, और 1 बचेगा चीज 7 यहाँ पे लास्ट वाला बचेगा, तो यहाँ पे आपको गुना करना है, ठीक है। तो 22 दूना का 44, और 44 में आपको 7 से गुना करना है, ठीक है। 44 में कितना से गुना करना है? 7 से गुना, तो 7 चौक 28 का 8 होगा, हासिल दूंगा 7 चौक 28 और 28 और 2 30 होगा, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे गुना किया देखिए, तो 22 में 2 से गुना करना तो 44 होगा, और 44 में यहाँ पे 7 से गुना करना है, तो हम माइंड में ही गुना कर लेते हैं। 7 में 4 से गुना तो 7 चौक
चौका 28 का 8 होगा, हासिल 2 होगा, और फिर 7 में 4 से गुना, 7 चौका 28 और 2 का हासिल तो कितना होगा जी 30 हो जाएगा। ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप लोग को माइंड में गुना करना है, ना कि लिख करके गुना करना है। तो आप 10वां क्लास में है ना, तो इतना छोटा छोटा जो गुना है वो माइंड में गुना करने आना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे 308 जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यही आंसर आप लिख दीजिएगा, और इतना अगर बना देते हैं तो आपका 2 में 2 आ जाएगा। और हम तो कहते हैं कि अगर सवाल ऐसा परीक्षा में पूछ देता है तो इस सवाल को बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है, एकदम उठा के पटक दीजिएगा उसको वहीं पे। ठीक है, और उठा के पटकने का मतलब है उसको बना करके आइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मारा मारी नहीं करना है। 18 नंबर के बाद देख लेते हैं थोड़ा सा 19 नंबर सवाल, क्योंकि ये सवाल ऐसे भी हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए थे, लेकिन दोबारा हमको बताना पड़ गया क्योंकि थोड़ा सा ऑडियो का इशू था। ठीक है, अब यहाँ पे 19 नंबर आ जाते हैं सवाल पे। 19 नंबर सवाल पे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का मौसा ज्ञात करना है, यानी कि आपको यहाँ पे HCF ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे HCF ज्ञात करने के लिए आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है प्रयोग करना है, यानी कि यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे जी? सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर बड़ा और छोटा दिखा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 570 जो है यहाँ पे छोटा है, तो 570 हम लोग छोटा रखेंगे, और 1425 है वो करेंगे जी यहाँ पे बड़ा रखेंगे। और आपको भी पता है कि हमें रफ करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों ने इस मैंने कि इसके पहले चैप्टर का ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे ना तो यार क्या कर रहे हैं, हमने 4 घंटा में पूरा का पूरा पहला चैप्टर को निपटा दिया है, जिससे आपका 20 अंकों के आसपास का सवाल आराम से परीक्षा में लड़ जाएगा। तो आप लोग जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और उसमें एकदम डायरेक्ट ए वाला क्वेश्चन जो है पढ़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़ सकते हैं जाकर के वहां पे। ठीक है, देखिए, और उसमें और भी बेस्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे तो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी बताना है, ध्यान रखिए, इसलिए हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप लोग जाइएगा सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, उसमें एकदम सब्जेक्टिव को धाए धाए तरीका से बताया है, एकदम मोए मोए हो जाएगा वहां पे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एकदम कीजिए मोए मोए। देखते हैं यहाँ पे 570 जो छोटा है, तो ऐसा करेंगे जी, इससे हम लोग विभाजित करेंगे। 570 से हम लोग करेंगे जी विभाजित करेंगे। थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा हमें। देखिए 570 से हमको विभाजित करना पड़ेगा, 1425 को विभाजित करना पड़ेगा। ये कितना बार जा सकता है, देखिए तो 5 दूना के 10 जाएगा, 5 3 15, तो यहाँ पे 14 है, 15 नहीं जा सकता है, यानी कि 2 ही बार लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 बार विभाजित करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज गुना करेंगे, तो 0 में 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 में 2 से गुना, तो 7 दूना के 14 के 4 हो जाएगा, हासिल यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब 5 में 2 से गुना, तो 5 दूना के 10 और एक हासिल जो होगा तो 11 हो जाएगा, यानी कि 1140 यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लोग घटा लेंगे, तो 5 में से 0 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 5 बचेगा। 2 में से 4 नहीं घटेगा तो यहाँ पे हासिल देगा, तो 12 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे देखा कि 1425 को अगर प्राप्त करना है तो 570 में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, और साथ में 285 जो शेषफल है उसको हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, जो यहाँ पे बात लिखा है ना बस वही बात आप लोग लिखेंगे। परीक्षा में जो है सवाल की भाषा को फॉलो करना है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का जो है हम लोग को प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा, का प्रयोग करने पर तो प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, 1425 को हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1425। ठीक है, 1425 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टेप 1 कर लेते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि शेषफल इसमें 0 नहीं आया है, तो स्टेप 1 स्टेप 2 करके हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो ये बीच वाला प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही साइड वाला गुना करेंगे। कहने का मतलब जो है भाजक और भागफल को गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 570 में हम लोग कितना से गुना करना पड़ेगा जी, 2 से गुना करना पड़ेगा, और साथ में शेषफल को जोड़ना होता है। अगर इसे आप मैंने कि समझना चाहते हैं कि क्यों आखिर जोड़ते हैं, तो आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझना पड़ेगा। और ये समझाया है हम लोग सब्जेक्टिव वाला जो वीडियो है ना, उसमें हमने अच्छा से समझाया है, तो जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, चूंकि r का मान जो है यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे r इज
इज नॉट इक्वल टू 0 लिख लेंगे। जब शेषफल 0 के बराबर नहीं आता तो वैसी स्थिति में जो शेषफल आया है उससे जो भाजक होता है उसमें हम लोग भाग दे देते हैं। ध्यान रखिए, तो 570 से पहले भाग दिए थे तब उसको अब अंदर लेके आएंगे और 285 सब इसको भाग लगाएंगे, यानी कि विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 285 से हमको भाग देना है, तो 28 दूना के 56 होता है। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे 2 बार हम लेके जा सकते हैं, 57 से कम हो रहा है तो 2 बार यहाँ पे चेक करते हैं कि जाता है कि नहीं जाता है, तो यहाँ पे 2 बार लेके जाएंगे। 5 दूना के 10 का 0 होगा, हासिल होगा 1, और यहाँ पे 8 दूना के 16, 16 एक 17 हो जाएगा, 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 और 4 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 5 होगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे शेषफल जो है 0 आ गया, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे स्टेप 2 करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 2 में अगर हमें 570 प्राप्त करना है, ध्यान रखिए, तो 570 अगर हमें प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा जी, 285 को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 285 को हम लोग 2 से गुना करेंगे और साथ में एक मिनट तो 2 को जोड़ दिए जी हम, यहाँ पे हमें गुना करना है और साथ में हम लोग को शेषफल को जोड़ना होगा, तो यानी कि शेषफल 0 है तो 0 को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं कि r जो है 0 के बराबर आ गया था, चूंकि लिखेंगे r इज इक्वल टू 0, यानी कि r 0 के बराबर है तो लिखेंगे अतः। ठीक है, अब जैसे ही शेषफल जो है 0 के बराबर आता है तो उसके बाद स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखिए, उसी समय आप आंसर निकाल चुके होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, बताते हैं कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कि मौसा जो है, ध्यान रखिएगा 570 और 1425 का, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF ऑफ किसका जी 570 और 1425। ठीक है, तो 1425 यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू क्या होगा HCF, इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो जिस समय शेषफल 0 होता है उस समय जिससे भाग दिए रहते हैं वही उसका आंसर हो जाता है, यानी कि वही HCF रहता है। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे 285 ही क्या हो जाएगा जी HCF हो जाएगा और यही हम लोग को यहाँ पे आंसर लिख लेना है। और इसको करते समय जो है ध्यान रखिए ऊपर एक रफ का जो है जरूर यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, बना दीजिएगा। अच्छा, ये वाला जो रफ है वो पेज के सबसे पीछे वाला पेज पर मत कीजिएगा, ध्यान रखिए कॉपी के जो है सबसे पीछे वाला पेज पे आपको नहीं करना है, ये जस्ट बगल में करना है। आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है, जस्ट बगल में आपको रफ कर लेना है, क्योंकि ये रफ दिखाने वाला रफ है, ध्यान रखिए। तो इस रफ को जरूर आप लोग दिखाइएगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग ऐसे पर में लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद क्या कीजिएगा जी आंसर लिख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आपके परीक्षा में ये सवाल मिल जाता है तो जरूर उठा के पटक दीजिएगा, और उठा के पटकना है ना तो मोए कीजिए, है ना जी। अब चलते हैं यहाँ पे 20 नंबर सवाल को। अच्छा, ये सवाल भी परीक्षा में बनाने वाला सवाल है, लेकिन अगर आपको जो है कंसेप्ट इसका याद नहीं आता परीक्षा में तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे कंसेप्ट जरूर बताने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल को देखिए, 9 प्रेक्षणों का माध्य जो है 20 है। ठीक है, यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है और अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तो 9वां प्रेक्षण क्या करना है जी ज्ञात करना है। आपको सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास करना है कि 17 को प्रेक्षण दिया, यानी कि 17 को डाटा दिया है जिसका माध्य जो है 20 है, तो हम लोग 17 को डाटा को थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सवाल आपको समझा सकें इसके लिए जरूरी है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक अलग से पेज ले लेते हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे 17 को डाटा हम दिखा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। यहाँ पे 17 को डाटा जो है हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। ठीक है, इन सभी 17 डाटा का जो है माध्य वो है 20 है, ध्यान रखिए, हम यहाँ पे 20 मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाई एक्चुअल में डाटा नहीं है, आप चाहे तो इसके बदले खाली पाई भी पार सकते हैं, ध्यान रखिए, केवल समझना है। 17 को हम डाटा ले लिए जिसका यहाँ पे माध्य कितना है जी 20 है। एक्चुअल में 17 को डाटा यही नहीं है, कुछ दूसरा डाटा हो सकता है, ध्यान रखिए। हम यहाँ पे आपके कल्पना करने के लिए कहें कि 17 को जो यहाँ पे मान दिया है उसका जो है यहाँ पे माध्य 20 दिया, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि प्रथम 9 प्रेक्षण, प्रथम यानी कि पहल का जो 9 गो प्रेक्षण है उसका माध्य जो है 23 है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो यानी कि पहल का जो 9 गो है, पहल का क्या चीज 9 गो है, इसका माध्य जो है कितना दिया जी 23 दे दिया है, ध्यान रखिए। पहल का 9 गो का माध्य जो दिया है वो 23 दिया है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे पहल का 9 गो प्रेक्षण का माध्य जो है यहाँ पे 23 हो गया। कह रहा है कि अंतिम 9 गो प्रेक्षण का माध्य जो 18 है, तो अंतिम 9 गो प्रेक्षण कौन कौन होगा इस पे डिबेट है। ठीक है, ध्यान रखिए, अंतिम 9 गो प्रेक्षण कौन कौन होगा तो चेक कीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, यानी कि अंतिम 9 को भी यहाँ पे ए वाला डाटा हो रहा है, जिसका यहाँ पे माध्य कितना दिया है, तो माध्य दिया है यहाँ पे 18 माध्य दिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे जी, इसका माध्य आप लोग लिख लेंगे 18 लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या है, तो पूछा है 9वां प्रेक्षण ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 9वां प्रेक्षण जो है, ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस 9वां प्रेक्षण का ही मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग समझ चुके हैं कि आप सवाल क्या कर रहा है, यानी कि टोटल डाटा 17 को है, जिसका माध्य 20 दिया है, और इस 17 डाटा में से पहले का जो 9 गो डाटा है उसका माध्य 23 है, अब बाद में जो 9 गो डाटा है ध्यान रखिए उसका माध्य जो है 18 है। तो जहां ध्यान रखिएगा पहले का 9 गो बाद में 9 गो को मिला रहे हैं, ध्यान रखिए, तो इसमें जो 9वां डाटा है वो 2 बार काउंट हो रहा है, और इसी 9वां डाटा के बारे में आपको क्या करना है जी, आंसर ज्ञात करना है। अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में दिया होता तो हम इसको बहुत आसानी से बना सकते थे, ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया, सब्जेक्टिव में दिया है, तो इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा, लेकिन 2 नंबर योग्य है, तो आप लोग इसको जरूर बनाइएगा। लेकिन अगर कंसेप्ट आपको परीक्षा में याद नहीं आता तो इसको छोड़ सकते हैं। एक बार फिर से वापस करें, अगर कंसेप्ट परीक्षा में याद नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब सवाल बहुत इजीली बन जाते हैं, चाहे सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले जो है मैंने प्ले लिस्ट खोलिएगा, और उसमें 14वां चैप्टर का जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव जाकर देख लीजिएगा। सेम यही वाला सवाल जो है आपको हमने पढ़ाया है उस 14वां चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में, तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या तरीका हो सकता है। यहां पे हम सब्जेक्टिव में बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव में क्या होता है, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है। देखिए माध्य का जो सूत्र होता है, इस सूत्र को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या सूत्र होता है जी, तो माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग, ध्यान रखिए, प्रेक्षणों का कुल प्रेक्षणों का योग, ध्यान रखिए, जितना भी प्रेक्षण होगा उसको जोड़, ध्यान रखिए, प्रेक्षणों का योग। ठीक है, कुल योग कहिए चाहे खाली योग कहिए, बात सेम ही है। ठीक है, बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या होता है, ध्यान रखिए, यानी कि ए वाला जो है सूत्र होता है माध्य ज्ञात करना है। और यहाँ पे जब ऐसे सवाल पूछते हैं कि 9वां डाटा क्या होगा, 15वां डाटा क्या हो, 17वां डाटा क्या होगा, तो ऐसे स्थिति में हमेशा आप लोग योग वाला सूत्र लगा करके ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो एक सूत्र को तो आप लोग याद रखिए ही रखिए, लेकिन अगर आपको जो है डाटा पूछे तो ए वाला सूत्र मत लगाइएगा, डायरेक्ट सूत्र आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। उसके लिए हम सूत्र लिखवा देते हैं। देखिए प्रेक्षणों का कुल योग का जो है सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेक्षणों का कुल योग। ठीक है, प्रेक्षणों का कुल योग, चाहे प्रेक्षणों का डायरेक्ट योग लिखिए, ध्यान रखिए, प्रेक्षणों का योग कितना होगा जी, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, प्रेक्षणों का अगर योग ज्ञात करना है तो देखिए बटा के नीचे है प्रेक्षणों की संख्या, तो क्या करना पड़ेगा जी, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माध्य के गुना में आ जाएगा, यानी कि प्रेक्षणों का योग का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा माध्य गुने प्रेक्षणों की संख्या बनेगा, ध्यान रखिए, प्रेक्षणों की संख्या। तो आप लोग ए वाला सूत्र को याद रखेंगे, और इसी सूत्र के आधार पर आप लोग करना है जी, सवाल को सॉल्व करना है, तो आपका सवाल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हाई सब जो है चीज को मिटा देते हैं, ताकि आपको फ्रेश बना पाए। बस सूत्र को याद रखिएगा, वो जरूरी चीज है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या लिख लेते हैं जी, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और इस सॉल्यूशन में कैसे सॉल्यूशन करना है इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 17 को प्रेक्षण का जो माध्य है वो 20 है, तो लिखेंगे 17 प्रेक्षणों का योग। ठीक है, यहाँ पे 17 प्रेक्षणों का आप लोग को योग ज्ञात करना है, ध्यान रखिए, 17 प्रेक्षणों का योग। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो आप लोग को पता है माध्य गुने का होगा जी प्रेक्षणों का संख्या, प्रेक्षण का होगा जी 17 को, तो क्या करेंगे जी माध्य गुने 17 कर देंगे, यानी कि प्रेक्षणों का संख्या जो है गुना करेंगे, प्रेक्षणों की संख्या, ये वाला सूत्र हम लोग लगा के गुना करेंगे। तो माध्य दिया है 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे माध्य का मान 20 हो गया। प्रेक्षणों की संख्या कितना है जी 17, क्योंकि 17 को प्रेक्षण को मैंने कि 17 को प्रेक्षण का माध्य दिया है, तो प्रेक्षणों का संख्या यहाँ पे 17 ही होगा, तो 17 से हम लोग गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा जी, तो 17 दूना के 34 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 340 हो जाएगा, क्योंकि अब 0 है तो 0 बैठाना पड़ेगा। तो 17 को प्रेक्षणों का योग हम लोग ज्ञात कर लिए। कह कि प्रथम 9 को प्रेक्षण का जो है माध्य 23 है, तो इसलिए प्रथम 9 को प्रेक्षण का हम लोग योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, तो लिखेंगे इसलिए अच्छा, अब लिखेंगे अब प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग। ठीक है, प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग लिखेंगे, प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग
कितना होगा? तो आपको पता है कि माध्य गुना प्रेक्षणों की संख्या होगा। तो माध्य दिया है 23, तो यहाँ पे लिखेंगे 23। अब प्रेक्षणों का संख्या क्या होगा? तो प्रेक्षणों का संख्या 9 है, तो यहाँ पे 9 से गुना करेंगे। देखिए 29 27 का 7 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 9 दूना का 18 और यहाँ पे 2 20 यानी कि 207 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग गुना कर लेंगे। अब यहाँ पे दोबारा कहा है कि अंतिम 9 गो प्रेक्षणों का माध्य जो है 18, तो अंतिम 9 गो प्रेक्षणों का योग भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए तो आप लिखेंगे अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग। ठीक है ना, देखिए 9 प्रेक्षणों का योग हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 9 गो प्रेक्षण का योग क्या होगा इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेक्षणों का जो माध्य 18 देता, माध्य यहाँ पे 18 लिख ले। गुने प्रेक्षणों का संख्या, तो प्रेक्षण का संख्या क्या होगा जी? 9 होगा, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 8 72 का 2 हो जाएगा, हासिल यहाँ पे 7 होगा, 9 एकम 9 और 7 16 हो जाएगा, यानी कि 18 9 6200 होता है। तो आप लोग 18 9 62 से यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब सवाल में क्या हो जाए, 9वां प्रेक्षण का जो है मान ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, तो 9वां प्रेक्षण का मान क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा सॉल्व करके प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल के अनुसार से अगर हम चले तो ध्यान रखिएगा, सवाल के अनुसार से देखिए कि प्रथम जो 9 गो के माध्य है, प्रथम जो 9 गो आंकड़ा है, ठीक है, इन सभी आंकड़ा को अगर जोड़ते हैं, ध्यान रखिए, तो जोड़ते हैं तो कितना आता है जी? तो 207 आता है। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे सभी को देखिए पहले का 9 को जोड़ रहे हैं तो 207 आ रहा है, तो 207 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम 9 गो प्रेक्षण को जोड़ते हैं तो 162 आता है, यानी कि अंतिम जो अगर यहाँ से मैंने कि यहाँ से लेकर 9 से लेकर 17 तक के जोड़ते हैं तो ध्यान रखिए तो कितना आता है? 162 आता है। ठीक है, अगर हम 17वां डाटा को जोड़ देते हैं, 17वां डाटा को जोड़ते हैं तो कितना आता है जी? तो 17वां डाटा को अगर जोड़ते हैं, 17वां प्रेक्षण का योग कितना आता है? 334 आता है। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे 334 हम लोग लिख लेते हैं। अब एक्चुअल में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, देखिए 9 को जो डाटा है इसका जो एक फल 207 है, हाई अंतिम जो 9 गो डाटा है इसका योगफल जो है 162 है। ठीक है, यानी अगर हाई पूरा को हम लोग जोड़ ले, हाई पूरा को जोड़ ले तो 340 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हाई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए जी? हाई दोनों को जोड़ने पर ध्यान रखिएगा, 9 को पहल का और इधर का बाद में जो है 8 को है तौना को, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जोड़ के पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 207 है, 162 को थोड़ा सा जोड़िए। ठीक है, तो देखिए 7 और 2 कितना होगा जी? 9 होगा, और यहाँ पे देखिए 16 और 20 36 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 36 लिख देंगे, यानी कि 369 आ रहा है। लेकिन हाई 17 को डाटा को जोड़ रहे हैं, ध्यान रखिए 17 को डाटा को, तो 340 से दिया है। ठीक है, हाई 17वां डाटा को जोड़ते हैं तो कितना दिया है? 340 दिया है। तो ये 369 क्यों आया? हाई 207 और 162 को जोड़ने पर 369 क्यों आया, इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहले का जब 9 को डाटा को जोड़े तो 207 आ रहा है, ठीक है, और अंतिम 9 को डाटा को जोड़े तो 162 आ रहा है। लेकिन ये दोनों डाटा का जब जोड़ते हैं तो इसमें 9 जो है ये 2 बार काउंट हो जा रहा है। 9 कितना बार काउंट हो रहा है जी? 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, यानी कि जो है जो 340 से आप लोग का यहाँ पे 369 जो आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? तो 9 को 2 बार काउंट करने की वजह से ही ये ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, यानी कि 9 को एक बार ज्यादा बार काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसके बीच में देखिए गैप कितना है, तो 340 यहाँ पे, 369 यहाँ पे, तो आप लोग गैप देख सकते हैं कि 29 गो है। ध्यान रखिए, गैप कितना का जी? 29 गो है, यानी कि जरूर जब 9वां डाटा को दोबारा जोड़ रहे हैं तो ये 29 को बढ़ रहा है। ध्यान रखिए, यानी कि जरूर 9वां डाटा ही क्या होगा जी? 29 रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझोगे, पूरे के पूरे कहानी को समझोगे। ठीक है, तो 9वां डाटा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे जी? प्रथम 9 गो और अंतिम 9 गो दोनों का यानी कि डाटा का योगफल ज्ञात करेंगे, और फिर उसमें से क्या करेंगे जी? घटा लेंगे हम लोग। 17वां डाटा का जो है योगफल हम लोग को क्या करना पड़ेगा जी? घटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 29 आ जाएगा, जो कि इस सवाल का प्योर आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझोगे। ठीक है, तो आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ गए, नहीं समझे तो थोड़ा सा एक बार दोबारा आप लोग जाकर के समझ सकते हैं। तो लिखेंगे, अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब 9वां प्रेक्षण का जो है सूत्र लिखेंगे। ठीक है, चाहे अब की जगह पे अतः लिखिए, अतः 9वां प्रेक्षण का मान क्या होगा? ठीक है, अतः 9वां प्रेक्षण बराबर क्या होगा जी? तो प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग, प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग। ठीक है, और साथ में क्या चाहिए जी? अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग, 9 गो प्रेक्षणों का योग। तो यहाँ पे प्रमेय का है लिखने जा रहे थे, लिखिएगा यहाँ पे अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें से घटा लेंगे, 17 प्रेक्षणों का योग घटा लेंगे, यानी कुल प्रेक्षणों का संख्या क्या करेंगे जी? हम लोग घटा प्रेक्षणों का योगफल जो है घटा लेंगे। ठीक है, 17 प्रेक्षणों का योग हम लोग को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर समझते हैं,
प्रथम 9 को प्रेक्षण का योग कितना है, तो 207 है, तो आप लिखेंगे 207 लिखेंगे, प्लस अंतिम 9 को प्रेक्षण का योग कितना है, 162 है, तो आप लिखेंगे 162 है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, ऐसे से घटाएंगे, 17 प्रेक्षणों का योग यानी कि जो टोटल है उसका प्रेक्षणों का योग यानी कि 340 को करेंगे जी हम लोग घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़िए इसको, 7 और 2 9 होगा, अब 20 और 16 जो है यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो 369 में से 340 यहाँ पे घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आंसर है जी, 9 में से 0 घटे तो यहाँ पे 9 होगा, 6 में से 4 घटे तो यहाँ पे 2 होगा, और 3 में से 3 घटे तो 0 होगा, तो 0 नहीं लिखना है, ध्यान रखिए यहाँ पे 29 का डायरेक्ट आंसर, तो यहीं का हो जाएगा जी आंसर हम लोग का हो जाएगा। और ये सवाल बहुत आसान है, अगर कंसेप्ट अगर आपको पता है तो 1 मिनट के अंदर आप लोग बना सकते हैं। हमें समझाना होता है इसलिए तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप लोग जब बनाने जाएंगे कंसेप्ट याद रहेगा तो 1 मिनट के अंदर आप इस सवाल को आराम से इजीली बना सकते हैं। और जब बना सकते हैं तो इसको परीक्षा में जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 नंबर सवाल बना दिए, अब चलते हैं सीधे सीधे 21 नंबर सवाल पे। ठीक है, और 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा कि अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा खींचा जाता है तो इसके चिड़िया होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, यही सवाल पूछा है। अब देखिए ये ताश वाला जो सवाल है इसके लिए हम आपको डायरेक्टली रिकमेंड कर रहे हैं। देखिए ताश के बारे में हमने बताया हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से बताया है। ठीक है, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, कहाँ जाइएगा जी, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ध्यान रखिए। और प्लेलिस्ट का चीज जाइए तो मैथ के ऑब्जेक्टिव के प्लेलिस्ट में जाइएगा, कहाँ जाना है जी, मैथ के ऑब्जेक्टिव के जो है प्लेलिस्ट में आप लोग को जाना है। और मैथ के ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट में आपको 15वां जो चैप्टर होगा, ध्यान रखिए, उसके वीडियोस को आप लोग को देखना है, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि प्रायिकता जो है हमने उसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। उसी में एक जगह ध्यान रखिएगा, आपको हम इस ताश का कंसेप्ट जो है बताएं कि 52 पत्ता में कौन कौन सा पत्ता क्या क्या होता है, उस पर क्या लिखा होता है, फेस कार्ड क्या होता है, चिड़िया किसको बोलते हैं, चिड़ी किसको बोलते हैं, माने कि हुकुम किसको बोलते हैं, काला पान किसको बोलते हैं, लाल पान किसको बोलते हैं, ये सब जितना भी नाम आप लोग सुनते हो। ठीक है, रखिए जैसे इक्का सुनते होंगे, राजा सुने थे, राजा यानी कि बादशाह सुने होंगे, रानी सुने होंगे, बेगम सुने होंगे, सब जो नाम सुने हैं ना जी, इस सब के बारे में हमने उस चैप्टर में बताया हुआ है, उस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि जा करके जरूर देखिएगा, क्योंकि उस चैप्टर से आपको बने की बहुत सारे परीक्षा में सवाल जो है, चाहे बहुत सारे कंसेप्ट जो है उसमें का यूज हो सकते हैं सवालों में। ठीक है, तो परीक्षा में काम का उस मैंने चैप्टर है। ऐसे भी मेरे चैनल पर जितना भी वीडियो हम आप लोगों के लिए डालते हैं वो सारे के सारे काम वाले वीडियोस ही होते हैं, हम एक भी फालतू वीडियोस को अपलोड नहीं करते हैं। ये मेरा जो है इस चैनल को बनाने का यही मकसद था कि हम फालतू वीडियोस थोड़ा सा भी अपलोड नहीं करेंगे। तो आप लोग जा करके जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जब आप लोग पढ़िएगा ना, ध्यान रखिएगा, तो आप लोग पढ़िएगा उसको, तो आप लोग भी कहिएगा कि बहुत अच्छा से सर जी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे इस सवाल को बनाते हैं कि आखिर सवाल बनेगा कैसे। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखना है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में एक पत्ता जो है दीर्घा खींचा जाता है। ठीक है, तो ताश के पत्ते की टोटल संख्या कितना होता है ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया नहीं है तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, तो आप लोग का जवाब होगा 52 पत्ते होते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे ताश में ताश के कुल पत्तों की संख्या, क्योंकि आपको टोटल नीचे रखना होता है। ध्यान रखिए सूत्र जब प्रायिकता का लगाएंगे तो उसमें टोटल को नीचे रखना पड़ेगा, तो टोटल यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ताश के कुल पत्तों की संख्या, ठीक है, पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा जी, 52 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे 52 रख लेंगे। ठीक है, और उसमें चिड़िया होने का मैंने प्रायिकता पूछा है, तो हम लोग चिड़िया का संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ताश में उपस्थित चिड़िया के कुल संख्या। ठीक है, ताश में उपस्थित ध्यान रखिए उपस्थित चिड़िया की संख्या, चिड़िया की संख्या कितना हो जाएगा जी, तो ताश में जो है 13 गो चिड़िया होगा। कौ चिड़िया होगा जी, 13 गो चिड़िया होगा। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब देखिए उसमें ताश में 52 को पत्ता होता है, तो 13 गो काला पान का होता है, 13 गो लाल पान का होता है, 13 गो चिड़िया का होता है, ध्यान रखिए, और 13 गो ईंट का होता है। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा है चिड़िया का, तो चिड़िया का यहाँ पे संख्या कितना होगा जी, 13 होगा। तो 4 टाइप का जो है ताश होता है, उसमें चिड़िया का संख्या जो है 13 होता है। तो पूछा है चिड़िया होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे पी चिड़िया। ठीक है, ध्यान रखिए जो लिखा होगा वही लिखेंगे, यानी कि चिड़िया का प्रायिकता यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान रखिए बराबर क्या होगा सूत्र जी, तो कुल ताश के पत्तों की संख्या नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पत्तों की संख्या जो है नीचे हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, कुल पत्तों की संख्या यहाँ पे नीचे मेंशन करेंगे, जो पूछा है उसको ऊपर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चिड़िया की संख्या क्या करेंगे जी, हम लोग ऊपर लिख देंगे।
चिड़िया की संख्या, इतना हम लोग ऊपर लिख लेंगे। सूत्र हमेशा अपने से बनाया जाता है इस चैप्टर में, ठीक है, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। कुल पत्तों की संख्या जो है 52 है, तो क्या करेंगे जी हम लोग नीचे 52 को मेंशन करेंगे। जो चिड़िया का संख्या है वो 13 है, तो ऊपर क्या करेंगे 13 लिखेंगे। जिसको हम लोग विभाजित करेंगे यानी कि सिंपल करेंगे, सरल करेंगे, तो 13 से क्या होगा जी 52 4 बार में कटेगा, ठीक है। 13 एकम 13 होगा और 13 चौका 52 होगा, यानी कि 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 1/4 ही क्या हो जाएगा जी इसका आंसर हो जाएगा। और इस सवाल को बनाने के लिए आपके पास खूब से खूब समय लगेगा, तो 20 से 25 सेकंड लगेगा और सब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर दे करके जाएगा। तो मैंने 15वां जो चैप्टर है ना, बड़ी आसान चैप्टर है, जिससे आप जो है 2 में 2 आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव वाला जो है वीडियो जरूर देखिएगा, और सब्जेक्टिव वाला प्लेलिस्ट में जाएगा तो सब्जेक्टिव का इसमें अपने की वीडियो अपलोड करेंगे। अभी अपलोड हुआ नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो उस समय तक अपलोड हो गया रहेगा, तो आप लोग जा करके जरूर देख पाएंगे, सब्जेक्टिव में भी देख पाएंगे, तो इसको और अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 21 नंबर सवाल हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे 22 नंबर सवाल पे, ठीक है। 22वां सवाल कर रहा है कि यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर 314 तथा 657 का मौसा निकालना है, ठीक है। तो मौसा निकालने वाला सवाल तो एक बार हम बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपसे हम कह रहे हैं कि क्या आप इस सवाल को अपने से बना सकते हैं क्या? तो आप लोग कहेंगे जी सर हम बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझाएंगे कैसे नहीं समझाना है हमको। आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कीजिए, सिंपल से समझिए। वीडियो का कीजिए जी पॉज कर दीजिए, ध्यान रखिएगा वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, और पॉज करने के बाद ध्यान रखिएगा पॉज का ऐसा होता है ना जी, समांतर होता है शायद पॉज का, ठीक है। तो पॉज कर दीजिए यानी कि वीडियो को रुका दीजिए और इस सवाल को सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने के बाद जो है आप उस सवाल का जो है आंसर मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर भेजिए, हम आपको चेक करके जरूर बताएंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। तो आप पॉज कीजिए, बनाइए कॉपी पे, फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे भेजिए। इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं और वहां पे मुझे भेज भी सकते हैं। फॉलो नहीं भी कीजिएगा तब भी हम आपका जो है चेक करेंगे, टेंशन मत लीजिए, हम फॉलोअर्स के भूखे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फॉलो कर लेंगे तो खुशी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है जरूर मुझे भेजिएगा, इंस्टाग्राम पे भेजिएगा तो आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है, ठीक है। फिलहाल हम इस वीडियो में आपको पढ़ा रहे हैं तो हम इसको जरूर सॉल्व करके दिखाएंगे कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सेम वही तरीका है, आपको जो है यहाँ पे एक रफ खींचना पड़ेगा, ठीक है। रफ आपको जरूर करना ही पड़ेगा, बिना रफ किए जो है सवाल को बनाइएगा तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में गलती भी कर दें। तो जल्दबाजी नहीं करना, रफ कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और सॉल्यूशन लिखने के बाद बड़ा छोटा को यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि आखिर बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 306 और यहाँ पे लिख लेते हैं 657। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा? तो आप एक ही बात कहेंगे सर 306 जो है 657 से छोटा है, तो क्या करेंगे जी जिधर छोटा है उधर टोटी बना देना, रखिए जिधर टोटी उधर है छोटी, दाना रखिए, तो यहाँ पे छोटी हम संख्या को डिसाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। जो छोटा संख्या होता है उससे क्या करते हैं, जो बड़ा संख्या होता है उसमें हम लोग भाग दे देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे भाग देने जाए तो 3 दूना के 6 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 दूना के 12, यानी कि यहाँ पे 2 बार हम भाग लगा सकते हैं, तो 2 बार लेके जाएंगे। तो 6 दूना के 12 का 2 होगा, हासिल 1 होगा, 0 में 2 से गुना होता है 0 और 1 हासिल यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी कि 306 को 2 से गुना करेंगे तो 6 से 12 होगा, यहाँ पे घटा लेंगे। 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो प्रयोग किए, ठीक है, तो इसमें स्टेप 1 में हमारा इतना काम हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो क्या होगा जी यहाँ पे स्टेप 1 हम लोग लिख लेते हैं। स्टेप 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो स्टेप 1 में कर रहे हैं कि देखिए 657 अगर हमें प्राप्त करना हो, 657 अगर हमें प्राप्त करना हो तो हमें गुना करना पड़ेगा 306 और 2 को, ठीक है। तो 306 और 2 को हम यहाँ पे गुना कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे 45 को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 45 को हम लोग जोड़ ले रहे हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे r जो है 0 के बराबर नहीं आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे r 0 के बराबर हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जब r 0 के बराबर ना हो
ध्यान रखिए, r 0 के बराबर ना हो तो हम लोग को स्टेप 2 करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे स्टेप हम लोग 2 करते हैं। कैसे करेंगे जी, तो ये जो शेषफल आया है उससे जो भाजक होता है उसको हम लोग भाग दे देते हैं, यानी कि विभाजित करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 7 बार में जा सकता है, देखिए। तो 7 × 5 = 35 का यहाँ पे 5 होगा, हासिल 3 होगा, 7 × 4 = 28 और 3 31 हो जाएगा। नहीं, 7 बार नहीं जा सकता है, यहाँ पे 6 बार ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 31 यहाँ पे 30 से बड़ा हो जाता है। तो आप लोग 6 बार ट्राई करेंगे। तो देखिए 5 × 6 = 30 का यहाँ पे 0 होगा, हासिल 3 होगा, तब भी जा रहा है कितना जी, तब भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे 31 हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो इसको हम लोग 5 बार ही ट्राई करेंगे। कितना बार ट्राई करेंगे जी, 5 बार। 5 × 5 = 25 का यहाँ पे 5 होगा, हासिल 2 होगा, और यहाँ पे देखिए 5 चौका 20 होगा, 5 चौका 20 और 2 22 होगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया, खाली 6 चौका 24। अरे भाई हम क्या कर दिए, 6 बार लेके जा सकते हैं, भाग हमको नहीं आ रहा है काजी, हद है, क्या हो गया। देखिए 5 7 चौका 28 हो जाता है वहाँ पे, तो नहीं हो सकता, ठीक है। 6 चौका 24, ठीक है, हो जाएगा। 6 × 5 = 30 का 0, हासिल 3 होगा, 6 चौका 24 और 3 27 होगा, यानी कि 270। जी हाँ, 6 बार जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 6 में से 0 हट जाता है, यहाँ पे 6 होगा, और 30 में 27 हट जाता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप 2 में क्या किए, स्टेप 2 में हम लोग किए हैं कि अगर 306 को हमें प्राप्त करना है, 306 को, ठीक है, तो हमें 45 और 6 को गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग 45 और 6 को गुना कर लेंगे, और साथ में हमें 36 को जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं, यानी कि यहाँ पे r = 0 है, r = 0। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप 3 करेंगे, ठीक है। जब तक ले शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए तब तक ले आपको स्टेप आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो स्टेप 3 करने के लिए आपको जो है 45 है, इसको क्या करना पड़ेगा जी, विभाजित करना पड़ेगा। तो 36 से कम 36 हो जाएगा, ध्यान रखिए। घटेगा तो क्या होगा जी, 15 से 6 घटेगा, यहाँ पे 9 होगा, 3 से 3 घटेगा तो 0 होगा, यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 45 प्राप्त करना है। आपको क्या प्राप्त करना है जी, 45 अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको गुना करना पड़ेगा 36 में 1 से, ठीक है। तो 36 में हम लोग 1 से गुना करेंगे, और जो शेषफल 9 है इसको क्या करेंगे जी, यहाँ पे जोड़ लेंगे। यहाँ भी देख रहे हैं कि शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे r = 0, और हम लोग चल लेंगे स्टेप 4 में चल लेंगे, ध्यान रखिए। तो स्टेप 4 में क्या कर रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास किया। जो यहाँ पे शेषफल है उससे क्या करना है जी, भाजक को विभाजित करना है। तो 9 से 36 को भाग लगाएंगे, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो 36 होगा, तो यहाँ पे शेषफल कितना होगा जी, 0 होगा। अब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो आपका जो है अब यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है, लेकिन प्लीज लिख लीजिएगा। देखिए 36 से अगर आपको यहाँ पे प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है जी, 36 प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, 9 और 4 को गुना करना चाहिए। तो यहाँ पे 9 और 4 को हम लोग गुना कर लेंगे, और साथ में यहाँ पे शेषफल 0 है उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि r का मान जो है 0 के बराबर आ गया, तो हम लोग यहाँ पे अतः लगाएंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। अतः क्या करेंगे जी, यहाँ पे आंसर लिखेंगे HCF ऑफ किसका, तो यहाँ पे 306 तथा 657 का, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे 306 तथा 657 जी, 657 का, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। 657 का HCF कितना हो जाएगा जी, तो आप देखिए शेषफल जिस समय 0 आया रहता है उस समय जिससे भाग दिए रहते हैं वही क्या हो जाता है जी, आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सब सवाल को बना पा रहे होंगे अपने से। अगर बना पा रहे हैं तो बधाई हो, आप जो है बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 22 नंबर हो गया। अब चलते हैं सीधे सीधे 23 नंबर सवाल पे, और 23 नंबर सवाल का करें जी, समीकरण निकाय इतना और इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ठीक है। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को सॉल्व करना है, बस इतना ही बड़ा काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले, और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए अगर 2 नंबरिया में पूछता है ना, तो आप लोग नहीं बनाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। भले आसान सवाल होता है लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं यही कि अगर आपको बाकी सवाल बनाने नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि प्रतिस्थापन विधि वाला सवाल बना सकते हैं, तो आप जरूर बनाइएगा। लेकिन अगर आपको जो है 30 सवाल दिए गए, उसमें से अगर 25 गो 22 गो 23 को सवाल अगर आपको आता है, तो वैसे स्थिति में प्रतिस्थापन विधि
सवाल नहीं बनाइएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा लंबा बनता है, आपका टाइम जाता है। जाने क्या, अगर कहीं से प्लस माइनस में गलती कर दिए तो थोड़ा सा और भी आपका टाइम जो है बर्बाद हो जाएगा, हो सकता है कि गलती भी आप कर बैठे और आंसर आपका गलत भी चला है। तो ऐसे स्थिति में आप लोग इस सवाल से बच सकते हैं, नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको जो है मैंने कि कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, यही सवाल एक आपको आता है तो जरूर बनाइएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाना है, ठीक है। अगर आपको यही सवाल केवल आता है तो उस समय जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले दिया है वो वाला बात यहाँ पे लिख लेंगे। तो दिया है लिख लीजिए, क्या दिया है यहाँ पे सवाल में, तो देखिए 2x अब प्लस में यहाँ पे 3y इज इक्वल टू में 11 दिया है। और सेकंड जो इक्वेशन दिया है उसमें देखिए 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 दिया हुआ है। तो ये दो इक्वेशंस हमको दिए गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन जो है सेकंड मान लेंगे और इन दोनों माने कि दोनों सवाल करें, दोनों इक्वेशंस को हम लोग को सॉल्व करना होगा, जिसके आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण से चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से, ठीक है। क्या लिख लेते हैं जी, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 11 है। यहाँ से हम लोग y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और चाहे तो x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। हमें ज़्यादा पसंद आ रहा है x का मान ज्ञात करना, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है तो हमें इसका मान रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे x का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 और 3y जो है प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। बड़ी ईजी सवाल है, ध्यान रखिए, बस फाइंड कर लेना है वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 1 से गुना में 2 है तो ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, तो बट्टा के नीचे लिख लेंगे। और इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड थोड़ा सा बढ़िया से लिख लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो थर्ड ले लिए। अब यहाँ पे आपको जो है x का मान जो है, देखिए समीकरण 1 से चले थे, तब समीकरण 2 में हम लोग क्या करना पड़ेगा जी, है x का मान रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पे 2 जो है वो 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x का जो मान है उसे हम लोग को रखना पड़ेगा। 2 इंटू में यहाँ पे देखिए x का मान हम लोग रखेंगे। x का जो मान दिया है वो दिया है 11 माइनस में 3y और बटा में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इसका मान रख लिए, माइनस में है 4y तो माइनस में यहाँ पे 4y रख लेंगे इज इक्वल टू माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है, तो 2 इसके गुना में है तो गुना वाले चीजों को कटा सकते हैं। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या बचेगा, देखिए 11 बचेगा और माइनस में 3y बचेगा, तो माइनस में 3y लिखेंगे। और यहाँ पे माइनस में जो है 4y है तो माइनस में 4y भी हम लोग लिख लेंगे, माइनस का यहाँ पे 24 हो जाएगा बराबर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, देखिए थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां से हम लोग को इसको जोड़ लेना होगा। देखिए y जो है जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों माइनस में है, तो माइनस 3y और माइनस 4y ये दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस में 7y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 24 होगा। तो यहाँ से अगर y का मान अगर आपको मैंने फाइंड करना है, देखिए 27 लिख के बोल रहे हैं 24, ठीक है। ऐसा ही गलती करते रहते हैं हम, पता नहीं कहाँ दिमाग रह रहा है, मुझे भी नहीं पता। देखिए यहाँ पे माइनस में 7y बराबर का हम लोग इधर लेके जाते हैं तो प्लस में 7y हो जाएगा। ध्यान रखिए, माइनस में 7y बराबर के दूसरे तरफ लेके गए हैं तो प्लस में 7y। अब बराबर के दूसरे तरफ में माइनस 24 से इधर लाएंगे तो क्या होगा जी, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और 11 पहले से, तो 11 हम लोग पहले से लिख रहे हैं तो प्लस में यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें माइनस 24 को इधर लेके आए हैं तो 11 के साथ ही प्लस में 24 हो जाएगा। अब माइनस में 7y जो है बराबर के दूसरे तरफ लेके गए हैं तो ये भी प्लस में 7y यहाँ पे हो जाएगा। तब इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 24 और 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। ध्यान रखिए आई बराबर में हो जाएगा 7y, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, y गुना में 7 है तो कहाँ जाएगा जी, बट्टा के नीचे जाएगा, तो बट्टा के नीचे यहाँ पे 7 ला लिए, ठीक है। तो 7 से 35 जो है 5 बार में कटेगा। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो इसलिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए y का मान जो है 5 आ गया, ठीक है। अब y का मान अगर यहाँ पे 5 आया तो क्या करेंगे जी, x का मान हम लोग याद करेंगे। तो x का मान याद करने के लिए हमें समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 3, ठीक है। आप चाहें तो 1 और 2 में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम समीकरण 3 इसी के लिए माने थे ताकि y का मान रखे x का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकें। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण 3 में, चाहे इस कलर से लिखते हैं, कौन कलर से लिखे जी, उजला से लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पे y का मान रखने पर लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस में 3y बटा में यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 माइनस में 3, y का मान जो है 5 है, तो यहाँ पे 5 रख लेंगे, बटा में यहाँ पे 2 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 माइनस में 5 3 15 हो जाएगा, बटा में यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए क्या होगा जी, यहाँ पे 15 में से 11 घटेगा तो माइनस का 4 होगा, बटा में यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा हो तो हम क्या करते हैं जी, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सब जगह क्या करना है जी, आपको जो है x के बराबर यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कहाँ से लाइन आ गया जी, यहाँ पे लिख लेना है या x इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे या x इज इक्वल टू क्या होगा जी, 11 में से 15 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान क्या निकला, 4 को अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा जी, 2 बार में विभाजित होगा, और माइनस में प्लस से विभाजित करेंगे तो क्या होगा जी, माइनस ही यहाँ पर रहेगा। तो x का वैल्यू जो है -2 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना होगा जी, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आंसर लिखिएगा, क्या लिखिएगा जी, अतः, ठीक है, x का मान जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा -2 और y का मान यहाँ पे लिख लीजिएगा 5, और दोनों को एक जगह लिख करके यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल है बहुत आसान, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि देखिए ये काफ़ी जो है ना कि लंबा चौड़ा बन रहा है, ठीक है, यानी कि 2-3 पेज के आसपास ये जा सकता है, ठीक है। अगर इतना लंबा अगर जाएगा तो 2 मार्क्स के लिए सवाल तो कतई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि अगर 2 नंबर में पूछते हैं प्रतिस्थापन विधि से तो उससे बनाने से बचिएगा, लेकिन 5 नंबर पूछे तो लपक के बनाइए, क्योंकि ये सवाल जो है बड़ी इजी टाइप का देता है जान के। तो प्रतिस्थापन विधि से सवाल अगर देता है 5 नंबरिया में तो उससे जरूर बनाने का प्रयास करना है, ठीक है, प्रयास करना है, बना ही देना है, ठीक है। अगर इसको डिटेल में आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग तीसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव वीडियो जाकर के देख सकते हैं, और वो मिल जाएगा सब्जेक्टिव के प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो जाकर के जरूर देखिएगा। डिटेल में वहाँ पे हर एक विधि को समझाने का प्रयास किए हैं, चाहे वो ब्रजगुणन विधि हो, विलोपन विधि हो या फिर प्रतिस्थापन विधि हो, ठीक है। उसमें बहुत सारे विधि जो है छोड़े भी हैं, लेकिन जितना मैंने परीक्षा में पूछता है वो सारे के सारे विधि बताए हुए हैं, तो जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। ग्राफीय विधि को भी बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाए हुए हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने अगर आपको नहीं आता है तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि 5 नंबर में वो ग्राफ हमेशा पूछ ही देता है लगभग, ठीक है। तो 23 नंबर सवाल हो गया। अब चलते हैं 24 नंबर सवाल पे, और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शून्य को ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना आपको बहुत आसान लगना चाहिए, क्योंकि ये सब सवाल हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे जो सवाल दिया है उसका हम लोग लिख लेंगे सवाल में, चूंकि x² प्लस में 7x अब प्लस में यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। अब इसको शून्य ज्ञात करना है, इसमें कहा नहीं है कि आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, किसी और विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सवाल बड़ी आसान है, तो गुणनखंड विधि से ही शून्य ज्ञात करेंगे, सामान्यतः या शून्य ज्ञात करने का बेस्ट तरीका होता है, तो आप लोग इसी विधि से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे जी, पहले का जो है यहाँ पे x² लिख लेते हैं, और बीच वाले को 2 ऐसे भाग में तोड़ना होता है जिसका योगफल जो है प्लस में 7x है, और गुणनफल क्या है जी, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट गुणनफल यानी कि x² और 10 को गुणनफल करेंगे तो कितना होगा जी, 10x² होगा, इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो हमारे दिमाग में जो चल रहा है, देखिए क्या चल रहा है कि अगर 10 एकम 10 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या 2 × 10 होता है, इसके अलावा दूसरा कोई यहाँ पे फैक्टर बनेगा नहीं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 10 में एकम 10 होगा, ध्यान रखिए, लेकिन 10 और 1 को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा, और ना ही 10 में से 1 घटाने पर 7 आएगा, तो हाई वाला चीज तो फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, 2 × 10 तो हो जाता है, ध्यान रखिए, लेकिन 2 में से देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा, नहीं होगा, या फिर 2 में से 5 घटाएंगे तो 7 होगा, नहीं होगा, 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, जी हाँ, 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी कि ये वाला जो है फॉलो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, 2x और यहाँ पे 5x कर लेंगे। देखिए 2 × 10 होगा, x में x से गुना करते हैं x² होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 7x लाना है तो दोनों का करना पड़ेगा जी, प्लस में ही रखना पड़ेगा, ताकि क्या होगा जी, प्लस में 2x और प्लस में 5x मिलकर प्लस में 7x होगा, और गुना करते हैं यहाँ पे प्लस 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 ही रहेगा, नहीं प्लस में 10x² हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम लोग परफेक्ट रूप में तोड़ लिए, 7x को हम लोग लिख सकते हैं 2x और प्लस में 5x के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 7x के बदले प्लस में 2x आप प्लस में यहाँ पे 5x लिख लेंगे, दोनों के यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। अब प्लस में जो 10 है तो प्लस में यहाँ पे 10 लिख लेंगे। अब करना क्या होता है कि पहले का दोनों में से कॉमन निकालते हैं, फिर बाद वाला दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो x² और प्लस 2x में हमको x केवल कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे जी, x कॉमन निकालेंगे। x² प्राप्त करना है तो x में हमको x से गुना करना पड़ेगा, ताकि x में x से गुना करें तो x² हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ध्यान रखिए।
प्लस यहाँ पे देखिए x कॉमन निकाले तो क्या बचेगा जी, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ध्यान रखिए यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन के रूप में देखिए x को कॉमन निकाले तो यहाँ पे x प्लस 2 जो है बचा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ से कॉमन निकाल लिया, ठीक। उस तरह से देखिए 5x यहाँ पे 10 है, 10 में भी 5 आता है, 5 दूना के 10 होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे दोनों में से 5 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस में 5 हम लोग कॉमन निकालेंगे, देखिए क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि 5 में x से गुना करते हैं यहाँ पे 5x हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्राप्त करें तो देखिए प्लस में हमको प्लस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 5 कॉमन निकालते तो यहाँ पे 5 मत बचाइएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे घटाते नहीं गुना होता है, तो 5 दूना के 10 होगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, क्या बचेगा जी, 2 बचेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि 10 में से 5 कॉमन निकालेंगे तो 5 लिख दीजिएगा, एक गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुना होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है जी, गुना होता है, तो 5 दूना के 10 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 को यहाँ पे पद आ गया, इसमें से x प्लस 2 और x प्लस 2 यहाँ पे कॉमन है, तो क्या करेंगे जी, x प्लस 2 हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन निकलता है, बचेगा यहाँ पे x, तो यहाँ पे x लिखेंगे। इसमें से अगर x प्लस 2 कॉमन निकलता तो बचेगा यहाँ पे प्लस में 5, तो यहाँ पे प्लस में 5 लिख लेंगे। अब इस बात को अगर बढ़िया से डिटेल में समझना है तो आपको सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट खोलना चाहिए। क्या चीज खोलना चाहिए, सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट, और उसमें सेकंड चैप्टर में आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से इस शून्यक को हमने बताया हुआ है, तो जा करके जरूर देखिएगा, वहां पे आपको आनंद आ जाएगा, एकदम बिल्कुल कह रहे हैं आनंद आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए कुछ ना कुछ कांड करना पड़ता है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए जाके जरूर वीडियो देखिएगा, सेकंड चैप्टर का सब्जेक्टिव के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं शून्यक ज्ञात करने हेतु, शून्यक ज्ञात करने हेतु, ठीक है। क्या करेंगे जी यहाँ पे, तो क्या करेंगे, देखिए x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे बराबर में 0 कर लेंगे, ठीक है। तो अतः क्या हो जाएगा, तो अतः हो जाएगा x प्लस में 2 के बराबर भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए x प्लस 5 है तो इसके बराबर भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए x का मान हो जाएगा प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x का जो मान होगा क्या होगा जी, प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 गो शून्य प्राप्त हो गया है, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ जी, अतः दिए गए बहुपद का 2 शून्यक कौन कौन प्राप्त हुआ जी, 2 शून्यक, -2 आता था, -5 है, यहाँ पे ऐसे लिख करके आंसर लिख दीजिएगा, आपका 2 में 2 आ जाएगा। तो इस तरह का सवाल जो अगर आपके परीक्षा में पूछ देता है तो आप लोग जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर इस बात को समझोगे। तो चलिए 24 नंबर बना दिए, अब चलते हैं सीधे सीधे 25 नंबर सवाल पे, और 25 नंबर सवाल जो है बहुत ही आसान है, इसको चाहे तो आप परीक्षा में जरूर बना सकते हैं। देखिए एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन, क्या लिख लेंगे जी, सॉल्यूशन। और इस सवाल को बनाना बेहद ही आसान है अगर आप चाहें तो, ठीक है। लिखेंगे दिया है, ठीक है, ठीक है। तीसरा पद यानी कि A3 का जो मान दिया है वो 5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, A3 जो होगा A अब प्लस में 3 है तो वो कम करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा जी, 2 गो D होगा, A में हम लोग को 2 गो D जोड़ना पड़ेगा। A3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, एगो A लिखेंगे, और यहाँ पे 3 में से 1 हटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे D जोड़ देंगे, ध्यान रखिए। और ये क्यों करते हैं, तो आपको हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव का यहाँ पे प्लेलिस्ट खोलिएगा, और उसमें 5वां चैप्टर, कौन सा चैप्टर जी, 5वां चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी का जो वीडियो है वो जाकर के देखिएगा, आपको उसमें हमने बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को समझाया कि आखिर A3 के बदले इतना क्यों लिखेंगे, यहाँ पे 7वां पद दिया था A प्लस 6D क्यों लिखेंगे, ये सब चीज़ आपको हमने समझाया हुआ है, जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप देखिए क्या लिखेंगे जी, A3 इज इक्वल टू क्या होगा जी, A प्लस में 2D होगा, इज इक्वल टू में 5 हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पुनः लिखेंगे, क्या लिखा दिया है यहाँ पे 7वां पद जो है 9 दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे A9 इज इक्वल टू यहाँ पे A7 ना जी, 7वां पद यानी कि A7 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A7 इज इक्वल टू यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो A7 का वैल्यू क्या होगा जी, तो यहाँ पे देखिए A7 तो यहाँ पे A लिखेंगे प्लस में 7 में से घटे तो क्या होगा जी, 6 होगा, तो 6 को D इसमें जोड़ेंगे, ध्यान रखिए, इज इक्वल टू में 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण यहाँ पे 2 आ गया। और ऐसे स्थिति में ध्यान रखिए, ऐसे स्थिति में क्या करना है जी, A और D का मान हमको मान ज्ञात करना है, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, AP ज्ञात कर सकें। किसी भी AP को ज्ञात करने के लिए आपको A और D का मान ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जरूर जा करके ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है जा करके ज्ञात कर लीजिएगा, यहाँ पे ज्ञात करके हम दिखाते हैं। A और D का मान ज्ञात करने के लिए हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे, इसमें 2 गो चर है और 2 गो समीकरण भी दिया हुआ है, ठीक है। तो विलोपन विधि से ज्ञात करना आसान होता है, ध्यान रखिए, तो इसीलिए हम उस विधि का उपयोग कर रहे हैं।
तो समीकरण 2 में से हमको समीकरण 1 को घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में है a प्लस में 6d इज इक्वल टू में 9 है, और समीकरण a में है a प्लस में 2d इज इक्वल टू में 5 है, ठीक है। घटाएंगे, देखिए माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, घटाएंगे तो ध्यान रखिए a में से घटेगा तो 0 हो जाएगा, 6 को d में से 2 को d घटेगा तो यहाँ पे 4 को d होगा, ठीक है। 9 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो d का मान आएगा वो 4/4 आएगा। कहने का मतलब बस इतना ही हो रहा है कि d का मान जो है 4 से 4 एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे d का मान 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे d का मान अगर 1 आ गया तो यहाँ पे समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी एक d का मान रख देंगे तो a का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए वो काम कर ही लेते हैं, क्यों इसके लिए पछताना, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम लोग d का मान रखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है जी, तो समीकरण 1 यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं a प्लस में 2d इज इक्वल टू में 5 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस में 2 और d का मान कितना है, तो d का मान 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, d का मान हम लोग 1 रख लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए बराबर में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a प्लस में 2 एकम कितना होगा जी, 2 होगा इज इक्वल टू में 5 हो जाएगा। देखिए a का वैल्यू कितना होगा, तो 5, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो इसलिए यहाँ से a का मान कितना निकलेगा, 5 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यहाँ पे AP क्या बनेगा, AP जो बनेगा उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला पद इसमें A होगा, दूसरा पद जो होगा A में 1 को D जोड़ेंगे, तीसरा पद के लिए A में 2 को D जोड़ेंगे, चौथा पद के लिए A में 3 को D जोड़ेंगे, और ऐसे ही आगे जो है हम लोग बने कि AP का पद बनाते रहेंगे, ठीक है। तो A का मान जो है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, कॉमा A का मान 3 है और D का मान जो है 1 है, ठीक है। D का मान कितना है जी, 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, D का मान हम लोग 1 लिखेंगे, प्लस में A का मान जो है 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। a का मान कितना है जी, 3 है, तो क्या करेंगे जी, हम लोग 3 लिखेंगे, अब प्लस में 2 और d का मान जो है 1 लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे d का मान कितना रखेंगे जी, 1 रखेंगे, कॉमा यहाँ पे देखिए a का मान जो है 3 है, अब प्लस में 3 और d का मान जो है 1 रखेंगे। इस तरह से हम लोग आगे बैठा देंगे। ध्यान रखिएगा तो पे कितना होगा जी, 3 हो जाएगा, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 4 हो जाएगा। देखिए 2 एकम 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, आगे आंसर लिख लेंगे, यही हम लोग का यहाँ पे AP हो जाएगा। 3 से स्टार्ट होगा और एक एक बढ़ता जाएगा, ध्यान रखिए 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पे आपका AP जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 25 नंबर सवाल को बना सकते हैं। चाहे तो आप परीक्षा में इसको जरूर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सवाल में जो है 2 मिनट के आसपास का टाइम लग सकता है और आप लोग आराम से इजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो 25 के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर सवाल, और ये सवाल जो है काफ़ी आसान सवाल में से एक सवाल है, और ऐसा सवाल अगर आपको परीक्षा में पूछ देते हैं तो आपको बाहर आ जाना चाहिए, इसको जरूर बनाइएगा, ठीक है। और क्या कहिएगा, बहारो फूल बरसाओ, मेरे माने कि मुंह का सवाल आया हुआ है, चाहे मेरे दिमाग का सवाल आया हुआ है, गजब, हम कुछ भी बोल देना है कि ना जी। सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं जी, सॉल्यूशन, ठीक है। लिखा है के किस मान के लिए समीकरण इतना का जो है मूल बराबर होगा। तो हम लोग इसका जो है समीकरण को पहले लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे दिया है, ठीक है, क्या दिया है जी, 2x² प्लस में kx अब प्लस में यहाँ पे 3 इज इक्वल टू में 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, लिखेंगे इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। हम लोग इस समीकरण से तुलना करते हैं तो क्या होगा जी, a का मान जो है 2 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे a का मान हम लोग 2 लिख लेंगे। b का मान क्या प्राप्त होता है, देखिए 1 से गुणा b होता है तो यहाँ पे k प्राप्त हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे k लिख लेंगे। c अचर पद होता है तो अचर पद का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे c का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। सवाल में मूल बराबर है तो k का मान पूछा है, ठीक है। तो लिखेंगे मूल बराबर होगा यदि, मूल बराबर होगा यदि, कब बराबर होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर जब विवेचक 0 के बराबर होता है तो उस समय मूल बराबर होता है, और विवेचक का सूत्र क्या होता है, तो b² माइनस में 4ac होता है। ये किसके बराबर होना चाहिए जी, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के जो है यहाँ पे मूल बराबर हो सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे जी, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। b का मान कितना है, k है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, k लिख लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में 4 हो जाएगा। a का मान कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और c का मान यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे जी, c का मान हम लोग 3 रख लेंगे, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे या
के स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा जी, तो 4 दूना का 8, 8 3 का 24 होगा। तो यहाँ पे के स्क्वायर का मान जो है मतलब के स्क्वायर माइनस में 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए के स्क्वायर का मान कितना होगा, तो माइनस में 24 उधर जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो कितना होगा जी, ये प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसलिए के का मान कितना निकलेगा जी, तो प्लस माइनस 6 चौका 24 यानी कि 2 रूट अंडर 6 हो जाएगा। ध्यान रखिए ये कैसे ज्ञात किए, तो 24 जो होगा इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो आप लोग प्राप्त हो करेंगे क्या चीज जी, कि यहाँ पे 8 3 का 24 होता है, यानी कि 3 को 2 यहाँ पे 3 होगा। देखिए 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 3 का 24 होता है। ध्यान रखिए, लेकिन 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 को 2 बचेगा और यहाँ पे 1 को 3 बचेगा, ये दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसको रूट के अंदर ही रखेंगे, यानी कि 2 गुने 3 रह जाएगा रूट के अंदर। आज 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर निकालेंगे, इस तरह से रूट निकालते हैं। आपको हमने सिखाया हुआ है, अगर आप मेरे को मैंने शुरू से देखते आ रहे हैं तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा जी, 2 3 6 होगा। अगर आप लोग हमको शुरू से देखते नहीं आ रहे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा जाकर पढ़ाई कीजिएगा, तो आप लोग सब चीज़ जान जाइएगा। बस पढ़ने का उम्मीद रखिए कि आप लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंटेंट फ्री में इतना चीज़ हम उपलब्ध करा दिए परीक्षा के लिए। ठीक है, कि अगर आप लोग खाली मेरे चैनल से तैयारी करते हैं तो आपको मैथ, साइंस और सोशल साइंस में कोई खास प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, अगर मेरे चैनल से भी आप लोग टिक के तैयारी करते हैं तो। अगर नहीं टिक के तैयारी करिएगा तो बात अलग ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस में 2 रूट अंडर 6 यहाँ पे आंसर आ गया, तो के का मान हम लोग इतना याद कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 26 नंबर सवाल का आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6 हो जाएगा। आप लोग ऐसे जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर सवाल को। 27 नंबर सवाल करा कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है जी, अपरिमेय संख्या, इसको साबित करना है। ये सवाल है तो बहुत इजी, परीक्षा में जो है आप लोग को 2 अंकों में पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2 अंक में पूछ रहा है तो आपको कैसे बनाना है इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। अगर इसको डिटेल में सीखना है तो आपको पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव का वीडियो जरूर देखना चाहिए, वहाँ पर डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा किया हुआ है। इवन ये भी सवाल जो है वहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो जाकर के जरूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको परीक्षा में कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या लिख लेंगे जी, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे मान लेंगे कि यदि संभव होते ही परिमेय संख्या है, मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे यदि संभव हो तो माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं मानेंगे, परिमेय मानेंगे। ध्यान रखिएगा, एक परिमेय संख्या है हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो इसलिए चाहे लिखेंगे अतः इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो लिखेंगे इसलिए रूट अंडर 5 इक्वल टू कितना होगा, P बटा Q हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलेंगे, यहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिए, P तथा Q क्या है जी, सहअभाज्य संख्या है। इस बात को हम लोग लिख लेंगे, सहअभाज्य संख्या है, इस बात को लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं है, ये भी बात हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे Q जो है 0 के बराबर नहीं है, और साथ में जो है P और Q जो है सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब जो है P और Q जो है एक के अलावा दूसरा किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा जी, 1 होगा, और जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उन्हें हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि P और Q जो है 1 से नहीं, यानी 1 के अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, देखिए रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, तो आप लोग आएंगे सर 5 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, तो P और Q यहाँ पे बचेगा, तो क्या होगा जी, P स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे Q स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि इधर भी वर्ग करना है इधर भी वर्ग करना है। ठीक है, तो स्क्वायर और रूट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तब अगर नहीं यहाँ पे 5 लिख लेंगे और P स्क्वायर यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा, जब इसका वर्ग करेंगे P बटा Q का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्या होगा जी, Q स्क्वायर को यहाँ पे 5 से मैंने गुना करेंगे, तो क्या होगा जी 5Q स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू में P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Q स्क्वायर का अगर मान प्राप्त करते हैं तो क्या होगा जी, P स्क्वायर और Q स्क्वायर का गुना में 5 तक बटा के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि P स्क्वायर को 5 जो है विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ P स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, ऐसे लिख लेंगे, P स्क्वायर को
5 विभाजित करता है, ठीक है, 5 विभाजित करता है, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो इसलिए P को भी 5 विभाजित करेगा, 5 विभाजित करेगा। अब क्यों करता है क्यों नहीं करता है ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हमने चर्चा किया है वहीं सब्जेक्टिव वाले वीडियो में, तो जा करके आप लोग जरूर देख सकते हैं, इसका रीजन आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर P को जो है 5 विभाजित कर रहा है ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब जो है शेषफल 0 होगा, और शेषफल 0 होगा तो कुछ ना कुछ भागफल होगा, तो भागफल हम मान लेते हैं कि m होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वैसे स्थिति में देखिए P बराबर क्या हो जाएगा जी, तो P बराबर होगा 5 में m से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5m होगा, आप प्लस में यहाँ पे 0 होगा, तो 0 जोड़ने से कोनो फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि P का मान कितना होगा जी 5m होगा, यहाँ m क्या होगा जी भागफल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं, m को भी हमने तो माना ही, ध्यान रखिएगा कि भागफल जो है m यानी कि m बार में कटा है, तो इसको हम लोग माने ही होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः माना कि, ठीक है, क्या मान लेंगे जी हम लोग, मान लेंगे कि P बराबर कितना है जी 5m है, क्योंकि यहाँ पे देखिए P को जो है 5 विभाजित कर रहा है, अगर P को 5 विभाजित करेगा तो m बार में विभाजित मान के चलते हैं कर लेता है, ठीक है। तो उस समय शेषफल 0 क्योंकि विभाजित कर रहा है, विभाजित करेगा तो शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे P का मान कितना होगा जी 5m होगा, और m को क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि m सवाल में कहीं दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे, और इसमें जो है क्या करेंगे जी P का मान हम लोग रख लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ठीक है, P का मान रखने पर। अगर आप लोग को बेहतर तरीका से इसको समझना है, डिटेल में समझना है, तो आप लोग जाकर सब्जेक्टिव वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर उस देख लिए हैं तो यहाँ पे खाली परीक्षा में कैसे बनाना है इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है जी, तो देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू है P स्क्वायर बटा में 5 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे या क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा जी, P का मान जो यहाँ पे 5m है तो 5m रख लेंगे, इसका यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, बटा में यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, बटा में यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से जो है 25 कटेगा 5 बार में, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 5m स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से m स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा जी, देखिए 5 जो है m स्क्वायर गुना में है तो बटा के नीचे आएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर का बटा में 5 आ जाएगा, ठीक है, देखिए तो लिखेंगे अतः यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं जी, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इस बात को हम लोग लिखेंगे, क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, ठीक है, हम लोग लिख लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे Q को भी क्या होगा जी, Q को भी 5 विभाजित करेगा, 5 विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पाए कि P को जो है 5 विभाजित करता है, ध्यान रखिए, और Q को भी 5 विभाजित करता है, यानी कि P और Q जो है दोनों 5 से कट जाता है, ठीक है। अगर दोनों 5 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर दोनों 5 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि है P और Q जो है स्वाभाविक संख्या जो माने थे वो क्या है जी गलत है, ठीक है, क्योंकि हम स्वाभाविक संख्या मतलब है एक के अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा, और यहाँ पे 5 से कट रहा है, तो ये गलती हो क्यों रहा है, क्योंकि गलती हमने किया यहाँ पे परिमेय संख्या में, सवाल में कहा था अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने जबरदस्ती माना क्या चीज परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या नहीं मानते तो यहाँ पे जो है आंसर का चीज भले आंसर कटे, यहाँ पे 5 से विभाजित नहीं होता, ठीक है। तो परिमेय संख्या माने है वो बात क्या है जी गलत है, इसलिए यहाँ पे 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे जी, अतः हमारा मानना सही नहीं है, हम इस बात को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्या एक्सेप्ट करेंगे जी, इस लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे अपने गलती को, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे कि अतः हमारा मानना सही नहीं है, हमारा मानना सही नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर इसको जो है बेटर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर के जरूर यहाँ पे मैंने कि पहला चैप्टर का जो है जरूर वीडियो जाकर के देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, और हम तो कहेंगे कि 2 मार्क्स में अगर पूछता है इस सवाल को तो इस सवाल को नहीं बनाएंगे, ठीक है, बनाना ही नहीं है। अगर 5 नंबर पूछेगा तो एकदम जरूर बनाएगा, ठीक है, लेकिन 2 नंबर पूछेगा तो बनाना नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सवाल पूरा का पूरा इसका आंसर याद है और बाकी सवाल आपको नहीं आते तो उस समय बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा रिकमेंडेशन है कि ऐसे सवालों को परीक्षा में ना बनाए, क्योंकि लंबा बनेगा
बनेगा, साथ में टाइम टेकिंग होगा। ध्यान रखिए इसमें टाइम ज़्यादा मैंने कि खर्च होगा, तो टाइम ज़्यादा खर्च करने वाले सवाल को नहीं बनाया जाता है, इस बारे में आप लोग ध्यान रखिए। तो 27 नंबर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे 28 नंबर सवाल पे, और 28 नंबर सवाल जो है बड़ी ही आसान सवाल है, क्योंकि समदूरस्थ वाला सवाल है। ठीक है, तो समदूरस्थ वाला सवाल जो है बड़ी आसान होते हैं, इसको बहुत ईजिली बनाया जा सकता है। तो आप लोग चाहें तो परीक्षा में इस सवाल को बना सकते हैं, अगर इस टाइप का सवाल पूछता है तो जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या लिख लेते हैं जी, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सवाल में कहा है कि बिंदु हम इसको मान लेते हैं P मान लेते हैं। ठीक है, माना कि P XY हम नाम देते हैं P XY बिंदुओं, इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे A 7 और 1 हो गया, तथा B 3 और 5 यहाँ पे हो गया। ठीक है, B से समदूरस्थ है, ध्यान रखिए इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ध्यान रखिए, तो समदूरस्थ है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः क्या होगा जी, देखिए कह रहा है कि ए और जो बी बिंदु है, ध्यान रखिए ए और बी से एक जो तीसरा बिंदु है पी, ध्यान रखिए ये क्या है जी, समदूरस्थ है। ये क्या है जी, समदूरस्थ। ध्यान रखिए इसका मतलब क्या होगा जी कि हाई वाला दूरी और हाई वाला दूरी बराबर होगा, तभी तो समान दूरी पर होगा। समदूरस्थ मतलब सम दूरी पर स्थित। ठीक है, यानी समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित। ठीक है, ध्यान रखिए तो ए और बी दोनों से समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब एपी और बीपी क्या होगा जी, बराबर होगा। तो लेंगे अतः एपी बराबर क्या होगा जी, बीपी होगा। ठीक है, और दोनों यहाँ पे बराबर होगा। अगर दोनों बराबर होगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, हम लोग दूरी सूत्र लगा करके बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा जी, है एपी के लिए होगा, है एपी भुजा के लिए क्या होगा जी, ठीक है जी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - yn का होल स्क्वायर, जो कि दूरी सूत्र होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो इसमें x1 कौन होगा जी, a का मान होगा, और x2 कौन होगा, p का मान होगा। ध्यान रखिए तो यहाँ पे p जो है x2 होगा। ध्यान रखिए तो यहाँ पे x2 का मान जो है x है, तो x में से घटाएंगे a वाले बिंदु को। ठीक है, तो a वाला का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए p में से p कह रहे हैं, देखिए a का जो मान दिया है वो दिया है 7 और 1 दिया है, अब b का जो मान दिया है 3 और 5 दिया है। ध्यान रखिए अब p का मान जो है x और y है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे देखिए ap का मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, a वाला जो है वो x1 कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए और y1 कहलाएगा। ठीक है, x1 y1 मानेंगे, अब p वाले का मानेंगे जी x2 और y2 मानेंगे। ध्यान रखिए तो x2 का मान जो है x हो जाएगा और y2 का मान जो हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, सूत्र जो होता है वो होता है √x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर होता है। ध्यान रखिए और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है। ध्यान रखिए तो क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए x2 का मान जो है x है और x1 का मान जो है 7 है, तो x में से 7 घटेगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो वहीं यहाँ पे स्क्वायर किया है, प्लस तो है तो प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब प्लस में क्या होगा जी, y2 माइनस में y1 करेंगे। ध्यान रखिए तो देखिए y2 जो है p वाला होगा और y1 जो है a वाला होगा। ठीक है, a वाला पहले है तो x का करेंगे जी, y1 कहेंगे इसको, और p वाला बाद में है तो इसको y2 कहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा जी, y2 का मान y होगा और यहाँ पे y1 का मान क्या होगा जी, 1 होगा, तो यहाँ पे y में से 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, y में से 1 घटा करके स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और इस सब चीज़ को हमने समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम समझा रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू देखिए बीपी होगा, तो फिर बी वाले को x1 y1 मानेंगे और p वाले को x2 y2 मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए तो यहाँ पे फिर चलेंगे √अंडर। ठीक है, x2 में से x1 घटाते हैं, तो p वाला जो है x2 होगा और b वाला x1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x2 का मान x होगा और क्या होगा जी, यहाँ पे x1 का मान 3 होगा, यानी कि x में से 3 घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, x माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस। ठीक है, y2 माइनस में y1 होगा। ठीक है, तो y2 का मान जो है y होगा और y1 का मान जो है 5 होगा, तो यहाँ पे y में से यहाँ पे 5 घटा के स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमको ये जो है तोड़ना पड़ेगा, आप चाहे तो पहले ही वर्क करके जो है रूट को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, पहले सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम लोग रूट को खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, देखिए x - 7 का स्क्वायर करना है, तो देखिए a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी लोगों को पता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab आप प्लस में b स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखिए यानी कि a स्क्वायर पहले का स्क्वायर पहले करना है, तो देखिए x है पहले, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, x स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में जो है बीच वाला जो होता है, ध्यान रखिए बीच वाला जो है लिख रहे हैं। ठीक है, तो माइनस में देखिए क्या होगा जी, a और b का गुना करके दुगुना करना होता है, तभी तो अगर 2ab होगा, यानी कि a और b को गुना कीजिए फिर दुगुना कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें क्या करेंगे जी, दोनों गुना करेंगे दुगुना करेंगे, तो x में 7 से गुना तो 7x होगा, और 7x का दुगुना कितना होगा जी, 14x होगा, तो यहाँ पे 14x लिख लेंगे, अब प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे,
ध्यान रखिए। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा जी 49 होगा, तो ई वाला जो है टूट गया, ठीक है ध्यान रखिए। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस यहाँ पे रखेंगे, ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे y माइनस में 1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको भी सेम तरीके से तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए y स्क्वायर हो जाएगा और बीच में जो होता है माइनस लगाएंगे और दोनों गुना करके दुगुना करेंगे, तो y में 1 से गुना तो y होगा और y का दुगुना करेंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, तो ध्यान रखिए। भाई माइनस में 1 है, माइनस 1 कर रहे हैं, यहाँ पे b के जब पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो जी 1 ही रहेगा, ध्यान रखिए, तो प्लस में 1 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे, ध्यान रखिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे a भी है, ठीक है। तो देखिए x का स्क्वायर पहले कर लेंगे, ठीक है, बीच में लिखेंगे माइनस और दोनों गुना करके दुगुना करेंगे, 3 में 1 से गुना तो 3x होगा, 3x का दुगुना जो होगा 6x हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, जो b होता है इसका स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, तो 9 होगा, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। देखिए y माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे y का स्क्वायर लिख लेंगे, बीच में देखिए माइनस लगाएंगे और दोनों गुना करेंगे तो 5 में y से गुना तो 5y होगा, इसका दुगुना करेंगे तो 10y हो जाएगा, तो 10y लिख लेंगे। अब प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बस दूसरा कुछ नहीं है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सबको तोड़ लेंगे, ठीक है, तोड़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख लेंगे, देखिए माइनस में 14x तो माइनस में 14x यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 49 और 1 मिल जाएगा तो ये 50 होगा, तो यहाँ पे 50 लिख लेते हैं। अब प्लस में देखिए y स्क्वायर तो y स्क्वायर लिखेंगे, अब माइनस में 2y है तो माइनस में हम लोग 2y को लिख लेंगे, क्योंकि ये सब जो है जोड़ने घटने वाला नहीं है, खाली एक ये जुड़ सकता था, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे जोड़ लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा जी, रूट अंडर इसको भी हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 6x होगा तो माइनस में 6x लिख लिए, ठीक है, x वाला कोनो नहीं है इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट उतार रहे हैं। 9 और 25 जो है जुटेगा, तो 25 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, ये हो जाएगा 34 होगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर 34 लिख लेंगे, प्लस में y स्क्वायर माइनस में 10y होगा तो 10y लिख लेंगे। रूट को खत्म करना अनिवार्य है तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है, तो रूट खत्म हो जाएगा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करते हैं तो क्या होगा जी, रूट जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो बचेगा कौन सी, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस में 14x, यानी कि रूट के अंदर वाला जो है सब चीज़ बच जाएगा, तो यहाँ पे सब चीज़ जो है रूट के अंदर वाला छाप देंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, रूट खाली हटा देना है, ठीक है। यहाँ भी वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x, अब प्लस में 34, अब प्लस में y स्क्वायर माइनस में 10y है तो 10y लिख लेंगे। अब सबको एक तरफ लेके चले आएंगे और जोड़ घटा लेंगे, ध्यान रखिए, तो इस तरह से आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 14x लिख लेंगे, प्लस में 50 है तो प्लस में 50, प्लस में y स्क्वायर तो प्लस में y स्क्वायर, माइनस में 2y तो माइनस में 2y लिख लेंगे। और भाई सबको इधर लेके आएंगे तो देखिए क्या होगा, भाई एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में 6x इधर आएगा तो प्लस में 6x हो जाएगा, ठीक है। 34 जब इधर आएगा तो माइनस में 34 हो जाएगा, ध्यान रखिए, प्लस में y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में y स्क्वायर होगा, अब माइनस में 10y इधर आएगा तो प्लस में 10y हो जाएगा, ध्यान रखिए, और बराबर के बाद बचेगा 0 बचेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ से क्या करेंगे जी, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों काम तमाम हो गया, 0 हो गया, ठीक है। देखिए y स्क्वायर में से y स्क्वायर घटेगा तो ये भी 0 है, तो हई दोनों का काम तमाम तो हो चुका है, ठीक है। अब देखिए माइनस में 14x यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस में 6x है, तो कितना होगा जी, माइनस में 14x आप प्लस में 6x, तो आप लोग कहेंगे सर ये माइनस में 8x यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस में 8x हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, x वाला काम तो हो गया, y वाला काम कर लेते हैं, माइनस में 2y और यहाँ पे कितना जी, प्लस में 10y है, ठीक है, तो कितना होगा जी, 10y प्लस में माइनस में 2y, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 8y हो जाएगा, तो प्लस में 8y यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, भाई प्लस में 50 है और यहाँ पे माइनस में 34 है, तो कितना होगा जी, तो 50 में 34 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में हम लोग 16 लिख लेंगे, इज इक्वल टू में 0 बचेगा। अब यहाँ से देखिए सब में 8 जो है हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या करें जी, सब में यहाँ पे 8 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं, आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, हम सवाल केवल बनाने के लिए ही ऊपर कर रहे हैं, दूसरा कोई वजह नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, -8 जो है सब में से कॉमन निकाले, तो -8 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा जी, यहाँ पे x बचेगा। प्लस मंगाना है तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 8 कॉमन निकलता तो क्या बचेगा जी, y बचेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या हम ब्रैकेट दे दिए जी, देखिए यहाँ पे माइनस में माइनस से गुना तो प्लस होगा और 8 में y से गुना तो 8y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस प्राप्त करना तो क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस रखना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। और 8 दूना के 16 होता है, तो यहाँ पे 8 दूना के 16 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबके गुना में -8 है, तो ये कहाँ जाएगा जी, बट्टा के नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए 1 से माइनस में y और माइनस में 2 बराबर का हो जाएगा जी 0, और इसके बट्टा में आएगा माइनस का 8, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 0 में -8 से भाग देंगे तो क्या होगा जी, ये 0 ही रहेगा, ध्यान रखिए।
यहाँ पे बराबर में 0 होगा और यहीं क्या हो जाएगा जी आंसर होगा, क्योंकि यहीं एक संबंध देखिए x और y में क्या होगा जी यहीं यहाँ पे संबंध यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ध्यान रखिए, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है जी, संबंध ज्ञात करने के लिए पूछा है। किसके ज्ञात करने के लिए पूछा है जी, संबंध ज्ञात करने के लिए पूछा है। ध्यान रखिए, तो संबंध हम लोग क्या करेंगे जी ज्ञात कर लिए हैं, तो यहाँ पे संबंध वाला आंसर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको छाप लीजिए रुका करके, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब यहाँ पे 28 के बाद हम लोग चलते हैं 29 नंबर सवाल पे, और यहाँ पे देखिए माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका वाला सवाल को जरूर बनाइए, क्योंकि 2 नंबर सवाल में 2 नंबर वाला जो है सवाल ये बेस्ट होते हैं, क्योंकि जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और इसके आधार पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले दिए गए आंकड़े को या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में हम लोग सजाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे दिए गए आंकड़े को, दिए गए आंकड़े को, ठीक है, ध्यान रखिए, आंकड़े को आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, ध्यान रखिए, आरोही क्रम में सजाने पर, सजाने पर। ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखिए आरोही क्रम से जाएंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो क्या होगा जी, सबसे छोटे को पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है जी, तो 12 है, तो क्या करेंगे जी 12 लिख लेंगे सबसे पहले। इससे बड़ा जो है 13 है, तो 13 लिख लेंगे। 13 का जो है 16 बड़ा है, तो क्या करेंगे 16 लिख लेंगे। 16 का जो है 17 वर्ग है, तो 17 लिख लेंगे। 17 के बाद 18 वर्ग है, तो 18 लिख लेंगे। और 18 के बाद जो है 19 वर्ग है, तो क्या करेंगे जी 19 लिख लेंगे। टोटल डाटा गिनिए को है जी, 1 2 3 4 5 6 गो डाटा है। इसमें को लिखे 1 2 3 4 5 6 गो डाटा है, तो 6 डाटा लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, माध्यिका ज्ञात करना है। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे देखिए अति माने कि प्रेक्षणों का संख्या यहाँ पे लिखेंगे n। ठीक है, ध्यान रखिए, तो क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे यहाँ पे प्रेक्षणों का संख्या इज इक्वल टू कितना होगा जी, प्रेक्षणों की संख्या 12 का n का मान कितना होगा जी 6 होगा, क्योंकि 6 को यहाँ पर डाटा है, तो 6 लिख लेंगे। ठीक है, अभी देखिए इस सम संख्या है, तो सम संख्या वाला जो है मैंने क्या चीज अलग मैंने सूत्र होता है, अब विषम संख्या वाला जो है अलग सूत्र होता है। ठीक है, रखिए, तो यहाँ पे सम संख्या वाला हम लोग को सूत्र अप्लाई करेंगे। ये दोनों सूत्र के बारे में हमने जिक्र किया है ऑब्जेक्टिव के 14वां चैप्टर में, हमने जिक्र किया, तो जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव के 14वां चैप्टर को देख सकते हैं। वहाँ पे दोनों सूत्र आपको मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारे सवाल भी आपको मिल जाएंगे, तो जा करके जरूर देखिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इस n जो है मैंने n का मान जो है 6 है, 6 एक सम संख्या है। सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से विभाजित तो हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग इस सम संख्या वाले जो है सूत्र पर प्रयोग करते हैं, माध्यिका का सूत्र प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, लेंगे चूंकि n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसलिए माध्यिका का जो सूत्र का होगा जी, माध्यिका का जो सूत्र होगा ध्यान रखिए वो होगा n बटा में 2वां पद। ध्यान रखिए, n बटा में 2वां पद, आप प्लस में क्या होगा जी n बटा में 2 आप प्लस में 1वां पद। ठीक है, ध्यान रखिए 1वां पद। ठीक है, 1 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, n प्लस में 2 प्लस में 1वां पद, 1वां पद, और बटा में जो है सबके बटा में जो है 2 लिख लेते हैं। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब देखिए क्या होगा जी, n का मान हम लोग को 6 रखना है, तो देखिए 6 रखेंगे तो 6 बटा 2वां पद हो जाएगा। ध्यान रखिए, वां पद आप प्लस में n का मान जो है 6 रखेंगे तो 6 बटा 2 आप प्लस में 1। ठीक है, इतना वां पद। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, और बटा का नीचे कितना लिख लेंगे जी 2 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, तो यहाँ पे 3वां पद हो जाएगा। ध्यान रखिए, 3वां पद आप प्लस में 6 में 2 से भाग दें तो 3, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 4 हो जाएगा, यानी कि 4वां पद होगा, चाहे चौथा पद इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पद है, चौथा पद लिखिए डायरेक्ट, 3वां नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा पद हम लोग लिख लेते हैं, और बटा में कितना करेंगे जी 2 रख लेंगे। ठीक है, तो तीसरा पद क्या है, तो देखिए 1 2 3, तीसरा पद जो है 16 करेंगे जी 16 लिख लेंगे प्लस में। चौथा पद क्या है, तो चौथा पद देखिए 1 2 3 4, चौथा पद जो है 17 करेंगे 17 लिख लेंगे, और बटा में 2 रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे जोड़ते हैं तो क्या होगा 6 और 7, देखिए 7 और 6 13 का 3 होगा, हासिल कितना होगा जी 1 होगा, और 1 और 1 मिलकर 2 होगा, आएगा हासिल हुआ जो है 3 हो जाएगा, 33 बटा में 2 होगा। 33 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा जी 16.5 हो जाएगा। अगर भाग नहीं देने आता तो देखिए 2 से हम लोग कटा लेंगे 33 को, देखिए 2 एकम 2 होगा, घटेगा तो 1 होगा, बचेगा यहाँ पे उतरेगा 3। ठीक है, तो 3 2 छके कितना होगा जी 12 हो जाएगा। ध्यान रखिए, घटेगा तो 1 होगा, तो समझ देंगे तो 0 होगा, और 2 5 कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। देखिए 16 दशमलव कितना आ जाएगा जी
5 आ जाएगा, ध्यान रखिए। तो 16.5 यहाँ पे आंसर लिख दिए। तो अगर आपको भाग देना नहीं आता तो ऐसे भाग दे सकते हैं, अगर भाग देना आता तो डायरेक्ट माइंड में लिख लीजिए 16.5 का 2 गुना होगा कितना जी 33 जाएगा। चाहे 32 का आधा करेंगे तो 16 होगा, यहाँ पे 1 का आधा करेंगे तो 0.5 होगा। तो यहाँ पे 16.5 ऐसे भी आप लोग भाग कर सकते हैं। तो 29 नंबर सवाल बना दिए। अब चलिए इस वीडियो का जो है सबसे लास्ट सवाल यानी कि 30 नंबर सवाल को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी बेलन का जो व्यास है वो 42 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखेंगे जी सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि बेलन का व्यास जो है 42 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे दिया है, ठीक है। बेलन का व्यास इसको हम लोग मानते हैं d इज इक्वल टू कितना दिया जी 42 सेंटीमीटर दिया है। जैसे ही व्यास दिया तो उसी समय हम लोग क्या करेंगे जी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। इसलिए त्रिज्या जो r का मान होगा वो d का आधा होता है, ध्यान रखिए। और d कितना है जी 42 है, तो क्या करेंगे जी 42 लिखेंगे, बटा में 2 करेंगे, तो 42 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी 21 हो जाएगा। तो यानी कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगा। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो लिखेंगे यहाँ पे, तथा ऊंचाई कितना हो जाएगा जी, ऊंचाई h इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आयतन ज्ञात कर रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे सूत्र, बेलन का आयतन का सूत्र लिख लेंगे, ध्यान रखिए। तो बेलन का आयतन, ठीक है, ध्यान रखिए। इसका सूत्र क्या होता है जी, तो बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। तो पाई का मान हम लोग कितना रखेंगे जी 22/7 रखेंगे। r का मान कितना है जी, तो 21 है, तो यहाँ पर करेंगे जी 21 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, गुने h का मान जो है 10 है तो 10 रख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो 22/7 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर का मतलब होता है 21 गुने में 21 हो जाएगा, गुना में यहाँ पे 10 होगा। देखिए 7 से 3 बार में कटेगा 21, ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसको गुना करना है, 22, 21, 3 और 10 को गुना करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 22 तिया दिख रहा है 66, 22 तिया कितना दिख रहा है 66, 66 में हमको 21 से गुना करना है, 66 में कितना से गुना करना है जी 21 से गुना करना है, तो गुना कीजिएगा, ठीक है। देखिए 21 छक्के कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 21 छक्के जो होगा वो 126 हो जाएगा, कितना होगा जी 126 हो जाएगा, ठीक है। तो 126 का यहाँ पे 6 होगा, हासिल 12 होगा, और फिर 21 छक्के 126 और 126 में 12 जोड़ेंगे तो 138 हो जाएगा। तो यानी कितना होगा जी 138 यानी कि 1386 होगा, एगो जीरो यहाँ पे बैठा लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए आंसर निकाल लिए हैं, ठीक है। कितना जी 13,866, ठीक है। अगर आपको ऐसे गुना करना नहीं आता तो आप लोग इससे गुना कर सकते हैं। देखिए 22 तिया 66 होगा, 66 में 21 से गुना करो तो 66, यहाँ पे 21 लिख सकते हैं, गुना कर सकते हैं। 6 एकम 6 होगा, 6 एकम 6 होगा, 6 दूना के 12 का 2 होगा, हासिल 1 होगा, 6 दूना के 12 आए 1 13 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 और 6 2 8 होगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और उसको जो है 10 से गुना करते हैं वो खाली जीरो बैठाना होगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 13 86 या जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 13,860 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन है तो यहाँ पे क्या होगा जी क्यूब में इसका आंसर आएगा। तो यही हम लोग क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप लोग 30 सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में इसका 5 नंबरिया भी देख सकते हैं। तो जल्दी से आइए प्लेलिस्ट में, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए मैथ का जो है 5 नंबरिया देख लेते हैं। ओके बाय।